हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये अपना आरसीसी स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है। हमारा टॉपिक चल रहा है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट में हम सीमेंट देख रहे थे, टाइप ऑफ सीमेंट था हमारा। टाइप ऑफ सीमेंट को ही हम कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में, ठीक है। तो ये अपना फोर्थ टाइप का सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ठीक है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट ये क्या होता है? बेसिकली इसको यूज करने का रीजन क्या है कि जो अपना ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट था, ओपीसी, ओपीसी क्या होता है, वो आपका सल्फेट अटैक के लिए बेहतर नहीं होता है, ठीक है। जहां पर भी सल्फेट अटैक होते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि ओपीसी अगर सीमेंट आप यूज किए हैं तो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से आपको यहाँ पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको कैसे बनाया गया, इसमें हमने क्या किया कि जो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या करता है, आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को। और आपका जो टेट्रा एल्यूमिनोफेराइट है C4AF, इसको भी रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आपका जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5%। इसको 5% से ज्यादा नहीं यूज किया जाता है कहाँ पर, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में। और अगर हम दोनों की बात करें, C3A और C4AF को, अगर इन दोनों को कंबाइंडली देखा जाए तो ये 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या क्वांटिटी होना चाहिए, ठीक है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को हम यूज कहां पर करते हैं। तो फाउंडेशन वर्क में इसका यूज होता है सल्फेट, क्योंकि आपको पता है कि फाउंडेशन में जो हम फाउंडेशन देते हैं सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, अपना जो कंक्रीट है सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, तो उससे क्या होता है कि वहां पर सल्फेट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो हम फाउंडेशन वर्क में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। सेकंड आपका सीवेज ट्रीटमेंट वर्क हो गया, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में वहां पर भी आपका जो है सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, वहां पर भी अटैक होने के चांसेस रहते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट वर्क में एंड आपका जो मैरीन स्ट्रक्चर होता है, मैरीन स्ट्रक्चर में भी आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज होता है, ठीक है। तो ये जहां पर भी सल्फेट अटैक के चांसेस हैं वहां पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सुपर सल्फेट सीमेंट। ये तो हो गया अपना सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसके बाद सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ है सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। सुपर सल्फेट सीमेंट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है? जो आपका ओर होता है, जब ओर को मेल्ट करते हैं तो उसका जो रेजिड्यू बचता है उसी को हम बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज किया जाता है, जिससे थोड़ा सा इसका कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाता है, लो कॉस्ट का सीमेंट होता है, ठीक है। अब इसका जो फाइननेस होता है, फाइननेस इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो फाइननेस इसका ज्यादा होता है, इसीलिए इसको वाटर टाइट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं और यूज करते भी हैं। वाटर टाइट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जैसे आपका बात की जाए तो ओवरहेड टैंक्स वगैरह होते हैं ना, वाटर टैंक में ओवरहेड टैंक हो गए या आपका कोई और भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हो गया, तो वहां पर जहां पर लीकेज बिल्कुल भी डिजायरेबल ना हो, ठीक है, जहां पर लीकेज बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता है, वहां पर हम यूज करते हैं सुपर सल्फेट सीमेंट, ठीक है। तो सुपर सल्फेट सीमेंट एक तो वाटर टाइट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में यूज होता है। दूसरा आपका जो भी इसके पहले हम पढ़े थे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, उसके जो भी एप्लीकेशंस थे, जैसे आपका फाउंडेशन वर्क हो गया, मैरीन स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, और सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, तो इन सब जगहों पर भी इसका यूज किया जाएगा। सेम एज जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का जितना भी एप्लीकेशन है वहां तो यूज करेंगे ही, स्पेशली इसको यूज करते हैं वाटर टाइट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, क्योंकि इसकी फाइननेस बहुत हाई होती है, सो दैट इसकी परमेबिलिटी कम होती है, तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर टाइट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, और बाकी सेम वाला एप्लीकेशन तो ही है, ये आपका स्पेशल है। और यहाँ पर यूज होता है आपका ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। अगेन हमारा नेक्स्ट है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ये भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय इंटरग्राइंडिंग ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विद जिप्सम एंड सीमेंट क्लिंकर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग यूज होगा, लेकिन यहाँ पर जिप्सम भी होगा, सीमेंट क्लिंकर, इसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट आपका जो सल्फेट प्लस क्लोराइड अटैक, जहां पर सल्फेट क्लोराइड दोनों अटैक होने के चांसेस होते हैं, जैसे आपके मरीन स्ट्रक्चर्स हो गया, मरीन स्ट्रक्चर्स हो गया, आपका फाउंडेशन वर्क भी हो गया, उसी सब जगह पर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि क्लोराइड एंड सल्फेट अटैक दोनों मेंशन किया है, तो आपको पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पर टिक करना है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया 5 एंड 6। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट क्या होता है?
जैसे कि यहाँ पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है लो हीट सीमेंट, दैट मीन्स कि हीट ऑफ हाइड्रेशन बिल्कुल कम रहेगा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा कौन सा कांस्टेंट जनरेट करता है, आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर आपका आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये दोनों ऐसे कंस्टेंट हैं जो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा जनरेट करते हैं। तो लो हीट के लिए हमें इसको रेड्यूस कर देना है, ठीक है। और हम क्या इसको रेड्यूस करेंगे तो क्या इंक्रीज करेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिससे आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलता है, जो कि धीरे धीरे ईयर बाय ईयर आपका स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, वो होता है बिकॉज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट को हमको इंक्रीज कर देना है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हमें डिक्रीज कर देना है, रिड्यूस कर देना है उसके कंपोजिशन को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कंपोजिशन रखना है, C3A आपका होगा, दैट मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको हम मैक्सिमम 15% तक यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5%, अप्रोक्सीमेटली 5% यूज होगा। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसको हम 40% से लेके 75% तक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोएस्ट यूज करना है 40%, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू की गई है। और आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट जिसका आपका लोएस्ट रेंज होता है ये अराउंड 15 to 35% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 45%, मतलब ये 45% तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ठीक है, 35 तक, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा यूज किया गया 45% तक C2S, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये है कि जो लो हीट सीमेंट है ये यूज कहाँ पर होता है, यूज होता है ये मैसिव कंस्ट्रक्शन के साथ, जहां पर मैसिव कंस्ट्रक्शन हो, जैसे कि आपका मास कंक्रीटिंग जहां पर हो। मास कंक्रीटिंग कहां पर हो सकता है, जैसे कि डैम हो गया, ठीक है, डैम एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, तो डैम में मास कंक्रीटिंग करना होता है, तो वहां पर हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लो हीट सीमेंट नहीं यूज करेंगे, सपोज अगर हमें कंक्रीटिंग करनी है 3 to 7 डेज कंक्रीटिंग ही होती रह गई, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि सभी कंक्रीट इनिशियल स्टेज में अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे, फिर वहां पर स्ट्रेंथ में वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डैम कंस्ट्रक्शन या जहां पर भी मास कंक्रीटिंग यूज होगा वहां पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि मास कंस्ट्रक्शन या मास कंक्रीटिंग जहां पर यूज होना कौन सा सीमेंट यूज करना है, तो वहां पर हमेशा आपको लो हीट सीमेंट यूज करना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 8th नंबर, हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, दिस सीमेंट is obtained by manufactured by intergrinding of clinkers of bauxites and calcium carbonate। ये bauxite and calcium carbonate क्लिंकर से फॉर्म होता है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जैसे अगर हम ओपीसी की बात करें, अदर सीमेंट की बात करें, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इनिशियल सेटलिंग टाइम 3.5 आवर्स का मिलता है। अगर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर रहे हैं तो इनिशियल सेटलिंग टाइम कितना होगा, 3.5 आवर्स होगा, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, 5 आवर्स होगा, 5 to 6 आवर्स होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स। तो यहाँ पर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम कई गुना ज्यादा मिल रहा है, मतलब 30 मिनट्स होता है, यहाँ पर 3.5 आवर्स मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि आप इस सीमेंट को आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें से ऐसे प्लेस पे यूज कर सकते हैं जहां पर इनिशियल सेटलिंग टाइम आपको ज्यादा देर तक रिक्वायर्ड हो, ठीक है। मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें कंक्रीटिंग करनी है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो, कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा हो, तो वहां पर 30 मिनट्स अगर आपका ओपीसी यूज कर रहे हैं तो हो सकता है 30 मिनट से कम में ही उसका सेटिंग टाइम हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। तो इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं, जहां पर हाई टेम्परेचर हो, तो हाई टेम्परेचर होगा तब भी सेटिंग टाइम इसका 3.5 आवर्स दे रखा है, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सीमेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन भी फॉर्म होता है कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है या फिर फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम इसका आप याद रखिएगा कि 3.5 घंटे होते हैं और 5 घंटे होते हैं आपका फाइनल सेटिंग टाइम। और यहाँ पर लिखा भी है दिस सीमेंट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का रीजन है क्योंकि इसका सेटिंग टाइम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर रह सकता है और रेजिस्ट कर सकता है एक्शन ऑफ एसिड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट है दिस कैन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। जहां पर आपको एसिड अटैक के चांसेस हो वहां पर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज करें, या फिर जहां पर हाई टेम्परेचर हो वहां पर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा लास्ट है क्विक सेटिंग सीमेंट, ये आई थिंक 10 नंबर है, क्विक सेटिंग सीमेंट। तो क्विक सेटिंग सीमेंट कौन सा होता है, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि क्विक सेटिंग सीमेंट, दैट मीन्स इसका जो सेटिंग है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्विक सेटिंग,
ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे दिस सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट या एलम। यहाँ पर जो एल्युमिनियम सल्फेट या एलम यूज होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता है, और यहाँ पर जिप्सम को ही हम बहुत कम यूज कर सकते हैं, कम यूज करते हैं। जो हमारा जिप्सम होता है उसको बहुत कम यूज कर सकते हैं, सो दैट कि अपना सेटिंग टाइम रिड्यूस हो सके, क्योंकि अगर हम जिप्सम ज्यादा यूज करेंगे तो सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है 5 मिनट का, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट में ये सेट हो जाता है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है। फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट, इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 30 मिनट। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्विक सेटिंग सीमेंट हम अंडर वाटर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर हमें जल्दी सेट होने की जरूरत होती है, सीमेंट को सेट करने की जरूरत होती है। तो यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग में आप कौन सी सीमेंट यूज करेंगे। तो जब भी आपको अंडर वाटर कंक्रीटिंग करनी है तो वहां पर आप क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट। एंड ग्राउटिंग ऑपरेशंस, जो भी हम ग्राउटिंग करते हैं तो ग्राउटिंग में भी आप क्विक सेटिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं, इसका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक जितने भी मैंने अभी टाइप्स डिस्कस किए हैं सभी के यूजेस आपको पता होना चाहिए कि सभी का यूजेस कहाँ पे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसा एप्लीकेशन है उसी के अकॉर्डिंग सीमेंट जो है डिजाइन की गई है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। सेकेंड ये कि किसमें कौन सा कॉन्स्टेंट हम रिड्यूस कर रहे हैं, कौन सा कॉन्स्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, अगर इसको भी आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हाई एल्यूमिना सीमेंट हमने देखा उसमें भी हमने सीमेंट सेटिंग टाइम याद रखना है, और क्विक सेटिंग सीमेंट में भी सेटिंग टाइम याद रखना है, ठीक है। तो ये अपना टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे टेस्ट की, ठीक है। तो आपका एक तो फील्ड टेस्ट हम करते हैं सीमेंट का, और एक हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। तो फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट हम दोनों देखेंगे वन बाय वन। तो अब बात करते हैं सीमेंट टेस्ट की। अब यहाँ पर बात करेंगे टेस्ट ऑफ सीमेंट की। हमने पहले बताया कि हमारे जो टेस्ट होते हैं तो हमारा फील्ड टेस्ट होता है, हमारा लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। फील्ड टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइट पे हैं, आप साइट इंजीनियर हैं, अगर आपको साइट पे सीमेंट की प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप क्या क्या वहाँ पर चीजें चेक करेंगे, ठीक है। एक तो आपका होता है कलर टेस्ट, ठीक है, क्योंकि अगर हम साइट पर हैं तो हम विजुअल इंस्पेक्ट करेंगे, उसको देख के हमें चेक करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो विजुअली आप कलर देखोगे तो कलर कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, सीमेंट ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। और जो भी ग्रीनिश ग्रे है मतलब पूरे यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो भी आपका वन बैग सीमेंट है तो पूरे बैग में सेम कलर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीनिश ग्रे कलर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कलर आपको याद रखना, ग्रीनिश ग्रे कलर। हो सकता है कि आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर दे दे, बट ग्रे कलर या ग्रीनिश ग्रे कलर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगेन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एक तो ये होता है कि जैसे आप वन बैग सीमेंट रखा है, अगर आप उसके अंदर अपने हाथ को पूरा डिप करते हैं सीमेंट के अंदर, ऐसे हाथ को डिप करते हैं तो आपके हाथ को कूल फील होना चाहिए, मतलब ठंडा फील होना चाहिए आपके हाथों में, ठीक है। कूल फीलिंग आनी चाहिए जब आप सीमेंट के अंदर हाथ डालोगे, ठीक है। अगर आप सीमेंट के चलो ऐसे आप फिंगर से ऐसे थोड़ा सा सीमेंट लेके आप ऐसे रब करेंगे तो रब करने पर आपको स्मूथ फील होना चाहिए, सीमेंट कैसा होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज होता है कि जो भी आपका सीमेंट का बैग है उसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब सीमेंट पूरी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक चीज ये होता है कि सीमेंट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का होता है। अगर सपोज 1 तारीख को बना है, मतलब 1 जनवरी को अगर सीमेंट मैन्युफैक्चर हुई है तो आप इसको 30 मार्च तक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 90 डेज के बाद उसका डेट एक्सपायर कर जाता है तब उसको नहीं यूज किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है कि 90 डेज का इसका वैलिडिटी होता है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता है साइड पर कि आप क्या करो कि अपने दोनों हाथों से सीमेंट लो ऐसे करके, ठीक है। सीमेंट ऐसे उठाए और एक कंप्लीट फुल बकेट ऑफ वाटर होना चाहिए, मतलब 1 बाल्टी पूरा पानी भरा होना चाहिए, और उसमें आप ऐसे ले जाके उसको पूरा का पूरा गिरा दो सैंपल को। जब आप सैंपल को गिरा दोगे तो वो थोड़ी देर में पूरा का पूरा सैंपल डूब जाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने जैसे डाला पूरा का पूरा सैंपल डूब जाए, इमीडिएटली नहीं डूबना चाहिए, बट थोड़ी देर में ग्रेजुअली पूरा का पूरा सैंपल आपका डूब जाना चाहिए पानी के अंदर, ठीक है। मतलब सैंपल शुड बी सिंक इन वाटर, फ्लोट नहीं करना चाहिए। अगर आपका सैंपल फ्लोट कर रहा है सरफेस पर तो दैट मीन्स कि आपका सीमेंट खराब है, ठीक है, उसमें कुछ इंप्योरिटीज मिली हुई हैं। तो ये फील्ड टेस्ट था, ठीक है, फील्ड टेस्ट। और आपके लिए नॉलेज के लिए भी अच्छा है, आप कहीं भी आपके घर में भी यूज होता होगा, या कहीं आप जा रहे हैं काम चल रहा है, अगर आपको कोई बोलता है कि आप इंजीनियर हो
और आप देख के बताइए कि सीमेंट कैसा है। तो आप सीमेंट को जिस तरीके से ये फिजिकल फील्ड टेस्ट हम दिए हैं आप कर सकते हो, क्योंकि लेबोरेटरी टेस्ट मतलब वो लैब में ही हो सकता है, बट ये फील्ड टेस्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है साइट इंजीनियर के लिए। ठीक है, लैब में तो टेस्टिंग हो ही जाएगी, वहां पर आपके पास कोड वगैरह होगा तो आईएस कोड वगैरह से देख के सारी चीजें आप कर सकते हैं, बट ये जरूरी है। ठीक है, और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट कलर टेस्ट आता है, और आपका ये जो यहाँ पर जो तीन चीजें मेंशन है ये भी आती हैं, और हम एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, तो ये अपना फील्ड टेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे। ये लेबोरेटरी टेस्ट हम देख रहे हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हम देखेंगे फाइननेस टेस्ट। ठीक है, फाइननेस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनेंस टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट का जो ग्राइंडिंग होता है, जो हम ग्राइंड करते हैं सीमेंट का, तभी तो हमें फाइननेस अचीव होगी। ठीक है, तो हम प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करते हैं किसके हेल्प से, फाइनेंस टेस्ट के हेल्प से। ठीक है, जितना ज्यादा आपका सीमेंट फाइन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ गेन करने का प्रोसीजर है वो फास्ट होगा। ठीक है, अगेन उसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो आपका ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आप कह सकते हैं कि एडवांटेज होता है फाइनेंस इंक्रीज होने का। और जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं सब चाहती हैं कि उनका जो फाइनेंस क्राइटेरिया है वो ज्यादा हो, मतलब ज्यादा फाइनेंस सीमेंट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, तो फाइनेंस टेस्ट को करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक आपका सीप टेस्ट होता है और दूसरा आपका परमिएबिलिटी टेस्ट होता है। तो सीप टेस्ट में आपका जो सीव एनालिसिस हम करते हैं, डिफरेंट टाइप की सीव होती है, सीप से हम सीमेंट को जो है टेस्ट करते हैं, लेकिन ये ओल्ड मेथड है, सीप टेस्ट अभी नहीं यूज होता है, नॉट नॉट यूज्ड दिस डेज। अभी जो है ये टेस्ट नहीं यूज होता है, सीप टेस्ट यूज नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दो मेथड होता है फाइनेंस टेस्ट करने के, एक आपका सीप टेस्ट होता है, दूसरा परमिएबिलिटी टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, परमिएबिलिटी टेस्ट यूज होता है, और इसको किस अपैरेटस के हेल्प से यूज करते हैं, ब्लैनेस एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस। ब्लैनेस एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस कहीं कहीं दे देता है कि फाइनेंस टेस्ट करने के लिए कौन सा अपैरेटस यूज होता है, तो अपैरेटस होगा ब्लैनेस एयर परमिएबिलिटी टेस्ट अपैरेटस। अब देखिए परमिएबिलिटी टेस्ट, ये सब हम टेस्ट करके क्या हम क्या देखना चाहते हैं, वो होता है आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, हम सरफेस एरिया पर यूनिट मास मेजर करते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास, यहां पर लिख दे रहे हैं सरफेस एरिया पर यूनिट मास। अब यूनिट मास का मतलब 1 केजी ऑफ सीमेंट है, उसका सरफेस एरिया क्या है, मतलब 1 केजी ऑफ सीमेंट का सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, अब इसको आप मीटर स्क्वायर पर केजी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर पर केजी में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइननेस को, या फिर आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और मीटर स्क्वायर पर केजी में भी रिप्रेजेंट, कुछ कंपनियां मीटर स्क्वायर पर केजी में करती हैं, कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी में करती हैं। ठीक है, बट आपको याद रखना कि सरफेस एरिया पर यूनिट मास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपको फाइननेस मेजर करने के लिए यूनिट क्या यूज होती है, या फाइननेस किस टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया पर यूनिट मास। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए दो टेस्ट, अगर ओपीसी की बात करें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, इसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है दैट शुड बी नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया, किस केस में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम फाइनेंस, इससे कम नहीं होना चाहिए ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम की बात करें कि एग्जाम से रिलेटेड आपको इस टेस्ट में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, तो फाइनेंस टेस्ट में, तो फाइनेंस के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हम जो सीमेंट की ग्राइंडिंग है उसको हम देखते हैं कि प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस एरिया पर यूनिट मास में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो आपको ये टर्म में ध्यान देना है, इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है सीप टेस्ट होता है, एक परमिएबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, सीप टेस्ट यूज नहीं किया जाता है, अभी नहीं यूज हो रहा है, अभी परमिएबिलिटी टेस्ट यूज करते हैं। इसके लिए आपको ब्लैंस एयर परमिएबिलिटी अपैरेटस यूज होता है, एक आपको ये बात ध्यान देनी है। और ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। और यूनिट आपको दिमाग लगा सकते हैं कि जब स्पेसिफिक एरिया किस में मेजर करेंगे, तो मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मास है तो मास किसको, केजी में ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये इतना आप इंफॉर्मेशन याद रखिएगा इस टेस्ट के रिगार्डिंग, फाइनेंस टेस्ट के
रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब यहाँ पर हम सेकेंड टेस्ट की बात करेंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है सीमेंट के लिए। हमने इसके पहले फाइनेस्ट टेस्ट देखा, अब ये स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। एक्चुअली में जो हम सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, जैसे इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, या फिर हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं, साउंडनेस ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सेटिंग टाइम प्लस साउंडनेस टेस्ट को करने से पहले हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करना होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब हम वाटर ऐड करते हैं सीमेंट में। आप कॉलेज में लैब में परफॉर्म किए होंगे, ठीक है। आपका जो विकेट प्लंजर होता है, ठीक है, विकेट अपार्टस हम जिसे कहते हैं, तो विकेट अपार्टस में जो विकेट प्लंजर होता है, ठीक है, वो 10 mm डाया का जो है एक रॉड होती है, और एक हम माउल्ड तैयार करते हैं। उस माउल्ड में हमने सीमेंट ऐड करते हैं, फिर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो हम जो पेस्ट बनाते हैं उसमें हम उस नेडल को पेनिट्रेट कराते हैं, मतलब 50 mm के हाइट से उसको हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। 50 mm के हाइट से जब ड्रॉप करते हैं तो वो कितना पेनिट्रेट करता है, ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन हम नोट करते हैं। अगर आपका पेनिट्रेशन 33 से टू 35 mm का पेनिट्रेशन है, तो दैट मीन्स आपका जो कंसिस्टेंसी है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा, मतलब वो कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड लेवल पर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेवल पर कंसिस्टेंसी कितना होता है, जब पेनिट्रेशन आपका 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए। तो जो रॉड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विकेट प्लंजर बोलते हैं। विकेट प्लंजर इसका कितना होता है, 10 mm का डाया होता है, इसका 10 mm का डायामीटर होता है रॉड का, 10 mm का डायमीटर होता है इस रॉड का। इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए 33 टू 35 mm का, ठीक है। और विकेट अपार्टस पे इसको हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अगर सेटिंग टाइम टेस्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड साउंडनेस टेस्ट, ए पैरामीटर टर्म्ड एज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी शुड बी नोन। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपको पता होना चाहिए, और उसका क्या हमारा पैरामीटर होता है कि जो विकेट प्लंजर है 30, ये डाटा जरूर याद होना चाहिए कि 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए आपका, जो लैब में टेम्परेचर होना चाहिए वो 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 से +2 और 27 से -2 डिग्री सेल्सियस चल सकता है, ठीक है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आपका 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। बट ये आपको याद होना चाहिए 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होना चाहिए, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट परफॉर्म कर लिया है, अब बारी है सेटिंग टाइम टेस्ट करने की, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेटिंग टाइम टेस्ट। अब सेटिंग टाइम टेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम के कैसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, ठीक है। 500 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसमें 85% ऑफ वाटर ऐड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि 500 ग्राम सीमेंट लेंगे एंड वहां पर 0.85 पी दैट मीन्स स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिनोट कर रहा है 0.85 पी। इसका मतलब क्या है कि 85% ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पर ये वैल्यू लिखा हुआ है। एंड दिस क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम्स। आप चाहे एसएससी जेई का एग्जाम देखें या आईएएस का एग्जाम देखें या कोई भी जेईई का एग्जाम देखें, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है, कि आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0.85 पी, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए या सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए 0.85 पी, ठीक है, ये याद रखिएगा 85% ऑफ वाटर। अब इसके बाद क्या होगा कि जो हम माउल्ड प्रिपेयर करेंगे उस माउल्ड में जो हमने विकेट अपर्टस था, अभी वहां पर एक हमने क्या था आपका एक रॉड हमने अटैच किया था जिसको हम विकेट प्लंजर बोल रहे थे, ठीक है। वो तो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए था, जो कि आपका 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन देख रहे थे। अब यहाँ पर हम स्क्वायर निडल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या, जो हमारा प्लंजर था उसको रिप्लेस करेंगे और वहां पर यूज करेंगे हम स्क्वायर निडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में हम कौन सा वहां पर जो निडल यूज करते हैं वो स्क्वायर होती है या आपका जो है सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो स्क्वायर निडल यूज करते हैं और इसका साइज होता है 1 mm स्क्वायर का। 1 mm स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर शेप में है ना, तो 1 mm यहाँ और 1 mm यहाँ, दैट मीन्स ये 1 mm स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर निडल यूज किया जाता है। इसको उसी मॉडल में हम 50 mm के ऊपर माउंट कर देंगे, फिर वहां से इसको हम ड्रॉप करेंगे और ड्रॉप करने के बाद हम टाइम नोट करते हैं कि हमारा जो 33 टू 35 mm का पेनिट्रेशन है वो कब हमें अचीव होता है, ठीक है। तो अगर आपका 30 मिनट
होना चाहिए किसके लिए, अगर ओपीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट वो टाइम नोट करते हैं और आपका 30 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होना चाहिए। तो ये आपको 30 मिनट याद रखना है, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ओपीसी। और आपको अभी मैंने हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का बताया 3.5 आवर्स होता है, और क्विक सेटिंग सीमेंट का कितना होता है, क्विक सेटिंग सीमेंट का आपका 5 मिनट का होता है। ठीक है, ओपीसी का आपका कितना होता है 30 मिनट, ये आपको डेटा याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम याद रखने की बात करें, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट में आपको एक तो 0.85 की याद रखना है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की वैल्यू। अगेन स्क्वायर नीडल यूज होता है 1 mm स्क्वायर की, और ओपीसी के लिए 30 मिनट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फाइनल सेटिंग टाइम की, तो फाइनल सेटिंग टाइम का देख लेते हैं, इसको इरेज करके। यहाँ पर अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, तो फाइनल सेटिंग टाइम में अपना जो विकेट अपैरेटस होता है, अभी वहां पर जब हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे थे तो हमने क्या वहां पर लगाया था, विकेट प्लंजर यूज किया था। विकेट प्लंजर यूज किया था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हम कर रहे थे, तो वहां पर हमने विकेट प्लंजर का यूज किया था, विकेट प्लंजर का। ठीक है, और विकेट प्लंजर का क्या डाया था, 10 mm का डाया था। ठीक है, इसको हमने पेनिट्रेट किया था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। फिर हम इनिशियल सेटिंग टाइम की बात किए। इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने क्या यूज किया था, स्क्वायर नीडल यूज किया था, स्क्वायर नीडल यूज किया था, जो कि 1 mm स्क्वायर साइज का था। फिर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं, फाइनल सेटिंग टाइम की। फाइनल सेटिंग टाइम में हम एनुलर कॉलर यूज कर रहे हैं, एनुलर कॉलर। एनुलर कॉलर का साइज क्या होता है, इसका होता है 10 mm का डायमीटर, मतलब एक रॉड होती है 10 mm डायमीटर की। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है और इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल सेटिंग टाइम में एनुलर कॉलर यूज होता है 10 mm डाया। एंड इसमें होता क्या है कि सारा प्रोसीजर इनिशियल सेटिंग टाइम जैसा ही करेंगे, मतलब जो भी 0.85 पी हमारा वाटर का रेशियो है वही वाटर हम ऐड करेंगे, और जिस टाइम से वाटर सीमेंट में ऐड करेंगे उस टाइम से लेके हम तब तक का टाइम नोट करेंगे जब तक कि अपना जो पेस्ट था वो हार्ड ना हो जाए, उसका सरफेस हार्ड ना हो जाए। ठीक है, वो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ लेने के लायक हो जाए। ठीक है, तो जैसे उसका सरफेस थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, अपना जो अपार्टस है वहां पर हम एनुलर कॉलर को फिट करेंगे, माउंट करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। अगर वो वहां पर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं करता है, when it fails to penetrate the surface of cement paste, then that time you have to note and write down. And for OPC, ordinary Portland cement, the final setting time should be 10 hours। 10 hours का टाइम होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम का। इनिशियल कितना होता है, 30 मिनट होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेटिंग टाइम। अब इसके बाद हम बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं साउंडनेस टेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे साउंडनेस टेस्ट की। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। तो आपको जैसे कि पता है कि सीमेंट क्या होता है, सेट होता है, जैसे वो इनिशियली सेट हो या फाइनल सेट हो। तो जब हम जो पेस्ट बनाते हैं तो हमारा पेस्ट प्लास्टिक होता है, फिर उसके बाद वो स्टिफ हो जाता है। ठीक है, तो जब सीमेंट सेट होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें चेंजिंग होगी। ठीक है, अगर आपका जो वॉल्यूम है अगर वो चेंज हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है दैट मीन्स वो आपका जो सीमेंट है वो अनसाउंड कहा जाएगा। पहली बात तो ये साउंडनेस से आप ये मत समझो कि साउंड को मतलब कुछ आवाज से आप रिलेट करो। ठीक है, कुछ बजने बजने से रिलेट करो, क्योंकि साउंडनेस लिखा है तो लोगों को लगता है कि वो कुछ आवाज से रिलेटेड है। साउंडनेस का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ इम्प्योरिटी ऐड है, अगर वॉल्यूम में अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। ठीक है, बेसिकली एक्सपेंशन को यहाँ पर हम ट्रीट करते हैं। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो वो अनसाउंड की कैटेगरी में आएगा, मतलब अनसाउंड है। ठीक है, दैट मटेरियल वाज अनसाउंड। ठीक है, तो साउंडनेस टेस्ट में हम वॉल्यूम को देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो सिंस सीमेंट ऑफर सेटिंग सो इट शुड नॉट शो एप्रिसिएबल चेंज इन वॉल्यूम एट इज इट सीरियसली अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपने सपोज कॉलम बनाया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट में आपने सीमेंट ऐड की। ठीक है, सीमेंट ऐड किया एज अ बाइंडिंग मटेरियल, आपने कॉलम बना दिया। ठीक है, उस कंक्रीट से अब अगर उसका वॉल्यूम चेंज किया, ठीक है, एक्सपेंड किया, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ड्यूरेबिलिटी है उस स्ट्रक्चर का वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एक सीरियस इशू है। ठीक है, तो हम साउंडनेस को कैसे टेस्ट करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं कि साउंडनेस होता क्यों है, मतलब क्या इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है जो हमारा साउंडनेस ऑफ सीमेंट होता है। तो उसमें हमारा होता है लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर। ठीक है,
अगर हम जब लाइम बता रहे थे कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट में, हमने लाइम में बताया था कि अगर हम लाइम ज्यादा यूज करें, ठीक है, इन एक्सेस क्वांटिटी, तो अगर ज्यादा यूज करेंगे तो वो साउंडनेस में इशू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने बताया था कि अगर हम कम यूज करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर हमने बताया था ना। तो यहाँ पर लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर तीन कंस्टेंट है, अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में यूज होंगे तो आपका जो साउंडनेस ऑफ सीमेंट है वहां पर इफेक्ट आ जाएगा, मतलब साउंडनेस टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, अनसाउंड हो जाएगा सीमेंट आपका। तो लाइम, जो आपका लाइम है, साउंडनेस ड्यू टू लाइम, अगर सिर्फ और सिर्फ हम लाइम के लिए टेस्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, लाइम की होती है सीमेंट में, ठीक है। तो ज्यादातर आपका जो साउंडनेस होता है वो लाइम के कारण होता है, ठीक है। तो अगर हम साउंडनेस ड्यू टू लाइम देखें तो किस apparatus से हम चेक करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है जे एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि इसका भी पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अब ये जो ली चैटेरियस apparatus होता है, ली चैटेरियस apparatus, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ली चैटेरियल apparatus इज यूज्ड फॉर, वहां पर दे देगा कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ऐसे करके ऑप्शंस देगा। तो आपको याद रखना है कि ली चैटेरियल आपका यूज होता है साउंडनेस टेस्ट के लिए, और वो भी साउंडनेस टेस्ट ड्यू टू लाइम, सिर्फ और सिर्फ लाइम के लिए। ये भी पूछ सकता है, अगर थोड़ा सा डिटेल में पूछेगा तो पर्टिकुलर वहां पर मेंशन करेगा कि लाइम के लिए कौन सा यूज करते हैं। अगर आपका मैग्नीशिया या सल्फर एक्सेस क्वांटिटी में है तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए कौन से apparatus का यूज करेंगे, तो वो होता है आपका ऑटोक्लेव टेस्ट। ऑटोक्लेव टेस्ट, देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है, एक तो आपका साउंडनेस टेस्ट करने के लिए हो सकता है ऑटोक्लेव टेस्ट, वहां पर मेंशन कर दे, मतलब ये जो ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। दूसरा या तो आपको ली चैटेरियल apparatus पूछ ले, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीशिया और सल्फर के लिए हम चेक करते हैं, ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ लाइम की बात हो तो वहां पर ली चैटेरियल apparatus यूज करते हैं, ठीक है। तो साउंडनेस से रिलेटेड इतनी डेटा आपको याद रखना है। साउंडनेस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंटेंट ऑफ क्या, लाइम एंड मैग्नीशिया एंड सल्फर, ठीक है। इसका जब कंस्टेंट आपका बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तभी आपका साउंडनेस इशू होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये apparatus आप जरूर याद रखिएगा, ली चैटेरियल apparatus या ऑटोक्लेव टेस्ट, ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाला अगर हम टेस्ट में पूछें कि जो आपका सीमेंट का टेस्ट है उसमें सबसे ज्यादा चांसेस किस टेस्ट पूछे जाने का है, तो सबसे ज्यादा चांसेस है आपका साउंडनेस टेस्ट का, या तो जो हम कंसिस्टेंसी पढ़ा थे 0.85 पी, वो वाला क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। तो ये ज्यादा चांसेस है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसको हमें रखना है। तो ये अपना टेस्ट हो गया। इसके बाद अब लास्ट टेस्ट बचा हुआ है स्ट्रेंथ टेस्ट का, ठीक है, कि सीमेंट का हम स्ट्रेंथ कैसे चेक करें। तो स्ट्रेंथ टेस्ट देखते हैं, उसके बाद ये अपना ओवर हो जाएगा फिर। अब यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट की, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग या इसी के बाद हम सीमेंट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं कि किस स्ट्रेंथ का सीमेंट है या किस ग्रेड का सीमेंट है, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका मतलब कि दो टेस्ट हम करते हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। बट हम जो ग्रेड डिसाइड करते हैं वो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम एक मोर्टार प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मोर्टार हम प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड, सीमेंट तो होनी ही है, प्लस हम स्टैंडर्ड सैंड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड सैंड यूज किया जाता है मोर्टार प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पर सैंड का यूज करना जरूरी होता है बिकॉज ऑफ श्रिंकेज, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सीमेंट यूज करेंगे तो सीमेंट श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, जब उसमें वाटर ऐड होगा, ठीक है, मोल्ड बनेगा सीमेंट का। तो इसलिए यहाँ पर हम सैंड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें फील्ड में भी सैंड यूज करना होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोर्टार यूज होगा, सीमेंट सैंड का मोर्टार यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छे से आपको समझना है। सीमेंट सैंड का जो मोर्टार होगा उसका रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होता है 1:3 का, मतलब 1 पार्ट सीमेंट होगा एंड 3 पार्ट आपका सैंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर जनरली जो सैंड का वेट है वो हम लेंगे 550 ग्राम, मतलब इसका जो बैचिंग कर रहे हैं वो बाई वेट हम कर रहे हैं, वो सब आगे बैचिंग वगैरह बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है कि जो सैंड का वेट होता है 550 ग्राम्स होता है। अगर ये भी नहीं आपको डेटा पता है तो ये जरूर पता होना चाहिए कि 1:3 का हम रेशियो लेते हैं सीमेंट मोर्टार का। फिर उसको हम क्या करते हैं, हमारा जो एक माउल्ड होता है, स्टैंडर्ड साइज का माउल्ड होता है, और माउल्ड का डायमेंशन होता है 75 इंटू 75 इंटू 75 का, मतलब जो माउल्ड का क्यूब होता है 75 mm का साइज होगा, उसका लेंथ 75 mm, विड्थ 75 mm एंड हाइट 75 mm, मतलब जो क्यूब है 75 mm साइज का, उस क्यूब में, उस मोल्ड में हम मोर्टार को फिल करेंगे। और फिल करने के बाद जैसे ही मोर्टार अपना थोड़ा सा ड्राई होगा उसको हम वाटर में डिप करके रख देंगे,
मतलब जो भी अपना रिक्वायर्ड टाइम होगा उतने टाइम तक उसको हम वाटर में रखेंगे। उसके बाद इसको हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कॉम्प्रेसिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में कॉम्प्रेसिव टेस्ट किए, सपोज जो हमने सीमेंट यूज किया था, कोई भी सीमेंट आप किसी भी कंपनी का सीमेंट यूज कर रहे हैं, अगर वो सीमेंट का ग्रेड अगर आपका 33 ग्रेड का सीमेंट था, 33 ग्रेड का अगर हमारा सीमेंट है, ठीक है, तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे, सपोज हम पहले 3 डेज पे टेस्ट करेंगे, तो जो हमारा 3 डेज पे टेस्ट होना चाहिए वो आपका मतलब कि जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो 33 है, मैंने बताया था कि आफ्टर 28 डेज पे 33 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप जब 3 डेज पे टेस्ट करो तो हाफ ऑफ 33 होना चाहिए, मतलब 50% स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए 3 डेज पर। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा। अगेन फिर हम 7 डेज पर टेस्ट करते हैं, तो जब 7 डेज पर चेक करेंगे तो ये 2/3 ऑफ 33, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 66% आपका स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए, कब? 7 डेज पर। ठीक है, और 28 डेज पर ये कंप्लीट आपका 33 मेगा पास्कल का स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए, तब हम इसको मतलब कि डेजिग्नेट करेंगे कि हाँ ये 33 ग्रेड का सीमेंट है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अगर यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम टेस्ट करते हैं सीमेंट का, उसमें हम सीमेंट मोर्टार प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सैंड, उसका रेशियो होता है 1:3 का। ठीक है, ये वाली आपको याद ही रखना है, ये लाइन याद रखना है। वाटर सीमेंट का रेशियो हम 0.4 लेते हैं, हालांकि ये इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर बता दिया है। मोर्टार इज फिल्ड विथ माउल्ड ऑफ साइज, माउल्ड का साइज पूछता है 75x75x75 mm का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ग्रेड लिखा हुआ है, चाहे वो आपका 33 ग्रेड हो या 43 ग्रेड हो या 53 ग्रेड हो, ये ग्रेड का मतलब होता है कि आफ्टर 28 डेज या एट 28 डेज, मतलब 28 डेज पर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 33 मेगा पास्कल आपका स्ट्रेंथ आना चाहिए। ये 43 मेगा पास्कल आना चाहिए, कब? एट द 28 डेज, आफ्टर 28 डेज। ठीक है, जैसे ही 7 डेज पे हम चेक करते हैं, वैसे 28 डेज पे चेक करेंगे तो हमको ये स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रेंथ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। अब इसके बाद हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही छोटा है, देख लेते हैं। अब अगर यहाँ पर हम सेकेंड बात करें टेंसाइल टेस्ट की, तो टेंसाइल टेस्ट करने के लिए कोई भी अपैरेटस नहीं है। जैसे हम कॉम्प्रेसिव टेस्ट करने के लिए यूटीएम से टेस्ट कर लेते हैं, वैसे टेंसाइल टेस्ट करने के लिए कोई भी अपैरेटस नहीं है हमारे पास। इसी वजह से टेंसाइल टेस्ट करने के लिए हम एक ब्रिकेट, स्टैंडर्ड ब्रिकेट डायमेंशन ब्रिकेट एक आपका ऐसा कुछ शेप में होता है। ठीक है, ऐसा करके एक शेप होता है। इस शेप में हम जो अपना पहले हम मोर्टार बनाए हुए थे कॉम्प्रेसिव टेस्ट करने के लिए 1:3 का रेशियो लेके जो मोर्टार प्रिपेयर किए थे, सेम मोर्टार को इस ब्रिकेट में हम फिल करते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रिकेट्स। और ये बस इंपॉर्टेंट है, आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ में पूछेगा कि ब्रिकेट अपैरेटस यूज किया जाता है। हालांकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके हम अप्लाई करके टेंसाइल स्ट्रेंथ हम यूनिफॉर्मली पता कर सके कि कितना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ब्रिकेट के हेल्प से हम पता करते हैं, ब्रिकेट अपैरेटस के हेल्प से। तो ये ब्रिकेट का डायमेंशन होता है, बस ये पूछता है कि आपका ब्रिकेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, तो ये होता है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ब्रिकेट का। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रिकेट का ब्रिकेट कुछ इस प्रकार से होता है, और इसी में हम फिल करते हैं मोर्टार को, और फिर हम टेस्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो हमने मोर्टार बनाया था वही वाला यूज करना है, इस ब्रिकेट में फिल करेंगे। ब्रिकेट का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम फिर यहाँ से अगर हमें स्ट्रेंथ चेक करना हो, अगर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? आपका जो भी फेलियर लोड होगा डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रिकेट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ब्रिकेट जो यहाँ पर लिखा हुआ है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर फेलियर लोड लिखेंगे, यहाँ पर ब्रिकेट का एरिया लिखेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, और वैसे डायरेक्टली हम कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम अप्लाई करके वहाँ पर टेंसाइल लोड लगाकर हम कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ब्रिकेट की हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जामिनेशन से इतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट होता है वो ब्रिकेट अपैरेटस से किया जाता है, उसका डायमेंशन 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बस। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट सीमेंट देख लिया कि सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। ठीक है, सीमेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आपका जो बल्क कंपाउंड होता है हमने बल्क कंपाउंड्स भी देख लिए, फिर हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट देख लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बाद क्या क्या टेस्ट उस पर परफॉर्म किए जाते हैं, फील्ड टेस्ट हो या लेबोरेटरी टेस्ट हो, ये कंप्लीट डेटा हमने सीमेंट पर देख लिया। आई होप कि अब सीमेंट से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आप ना कर सको। ठीक है, हमने सभी कुछ डिटेल में देख लिया है।
ठीक है। तो अभी ये दो लेक्चर वीडियो हमारा सीमेंट के ऊपर था, और अच्छे से इसको आप रिवाइज कर लीजिए सीमेंट वाला, क्योंकि सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीमेंट पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो उस एक क्वेश्चन के लिए हमें इतनी एफर्ट लगानी पड़ेगी कि हमें दोनों वीडियो को अच्छे से इसको रिवाइज करना है और याद रख लेना है। पर्टिकुलर ये जो सब्जेक्ट है इसमें मेमोरी का बहुत ज़रूरत है, आपको चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हमें मेमोराइज करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे एग्रीगेट की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।